हाँ जी, नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब? बहुत अच्छे। गाइज, हमने अभी एक दो दिन पहले आपका कैपिटल गेन्स रिवाइज किया है और उसी कैपिटल गेन्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस उम्मीद है आप लोगों ने कवर किए होंगे। कुछ शेयर्स के टॉपिक से रिलेटेड, जो मेनली हमारा शेयर्स पे होने वाला कैपिटल गेन है, उससे रिलेटेड कुछ स्कैनर के अच्छे क्वेश्चन मैं आपसे आज कवर करने जा रहा हूँ। तो इन क्वेश्चंस को प्लीज़ बहुत ध्यान से मेरे साथ में देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो बहुत अच्छे से मेरे साथ में इनको कवर कर पाएंगे। आइए जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेकिन जस्ट वेट ए मिनट, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ और कैलकुलेटर के साथ में शुरू करते हैं। चलिए जी, ऑल सेटअप डन। हाँ जी, आई थिंक ऑल डन। ओके, आइए जी, क्वेश्चन जो आपके सामने है ये नवंबर 2020 का एक क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से मेरे साथ में पढ़िएगा। मिस्टर गोविंद जो है वो परचेज करते हैं 600 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड के 600 शेयर्स वो खरीदते हैं एट ₹130, 130 रुपए का है। और ये शेयर्स उन्होंने 26/2/1979 में खरीदे हैं। मतलब ये 2001 से पहले का है। तो हमारे पास में ऑप्शन आएगा कि 2001 की क्या कंसीडर कर सकते हैं, एफएमवी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, 600 शेयर्स खरीदे हैं। कब खरीदे हैं? 130 रुपए में खरीदे हैं और 1979 में खरीदे हैं। वाई लिमिटेड इशू हिम 1200 बोनस शेयर्स, मतलब 600 के बदले 1200। तो शेयर्स बढ़ के 600 प्लस 1200 टोटल हो गए हैं 1800। शेयर्स बढ़ के 600 प्लस 1200 कितने हो गए हैं? 1800 शेयर्स हो गए हैं टोटल। पहले 600 ओरिजिनल शेयर्स और उन ओरिजिनल पे हमें मिले 1200 बोनस शेयर्स। 20/2/1984 को ये मिला है बोनस। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दी शेयर्स एट द मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ओके लिस्टेड है, ध्यान से देखो लिस्टेड है, 1 अप्रैल 2001 इज 900 पर शेयर। 900 रुपए पर शेयर जो है वो बेसिकली उसकी क्या है, आपकी 1/4/2001 को एफएमवी है। ठीक है, एंड 2000 पर शेयर एज ऑन 31/1/2018। और 31/1/2018 को जो एफएमवी है वो 2000 रुपए है। तो 900 रुपए 1/4/2001 को है। ठीक है, 1/4/2001 की एफएमवी, एफएमवी की अगर बात करें तो दोनों एफएमवी हमें दे रखी है। और एफएमवी एक गिवन है बेसिकली आपकी 1/4/2001 को, और एक एफएमवी आपकी गिवन है बेसिकली आपकी 31 जनवरी 2018 को। तो 1/4/2001 की जो एफएमवी है वो 900 रुपए, और 31/1/2018 की जो एफएमवी है वो 2000 रुपए। ओके, डन है। ऑन 31/1/2023 ही कन्वर्टेड 1000 शेयर्स एज ए स्टॉक इन ट्रेड। अपने 1800 में से 1000 शेयर्स वो स्टॉक इन ट्रेड में करता है। तो देखो, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिए होंगे जो 600 उसके शुरुआत के ओरिजिनल शेयर्स थे वो, और इन 1200 में से 400। तो 600 प्लस 400 उसने टोटल 1000 शेयर्स जो है वो किस में कन्वर्ट कर लिए? स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिए। और बचे कितने बेसिकली उसके पास में? बचे शेयर्स हैं बेसिकली उसके पास में आपके 800 शेयर्स। ठीक है, क्या वो बोनस जो 1200 है उनमें से 1000 का कोई किसी में से भी कर सकता है? उससे कोई फर्क आपके लिए बहुत ज्यादा पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको सिंपल सी बात है 1/4/2001 की एफएमवी कंसीडर करनी है एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्यों करनी है ये कंसीडर? क्योंकि उससे पहले के एक्वायर्ड शेयर्स हैं। The shares was traded at Mumbai Stock Exchange on the date at a high of 2200 पर शेयर। मतलब जिस दिन उसने मेनली ये जो 31/1/2023 को कन्वर्जन किया है, ठीक है, उस टाइम पे ये बता रहे हैं बेसिकली आपका ये ट्रेड हो रहा था हाइयर ऑफ 2200 पर शेयर एंड क्लोज एट द डे 2100 पर शेयर। तो 2200 और 2100 पे ट्रेड हो रहा था। बट आपको भी पता है कि ऑब्वियस सी बात है, हम हाईएस्ट ट्रेड वाले को कंसीडर करके चलते हैं, हाइयर वैल्यू जो ट्रेड की है उसको कंसीडर करते हैं। तो कन्वर्जन के टाइम पे आप ये 2200 पर शेयर्स की जो हाइयर वैल्यू है उसको कंसीडर करोगे एज ए एफएमवी, एफएमवी के तौर पे जिस दिन कन्वर्जन हुआ है। और कन्वर्जन कब हुआ है? 31/1/2023 को हुआ है। मतलब ये 2022-23 में हुआ है। कन्वर्जन कब हुआ है? 22-23 में हुआ है। ऑन 7/7/2023, 7/7/2023 मतलब 23-24 में, 23-24 में मिस्टर गोविंद सोल्ड ऑल 1800 शेयर, सारे 1800 शेयर उसने बेच दिए। और कितने रुपए में बेच दिए? 2400 पर शेयर एट मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वाज पेड। और एसटीटी भी उसने क्या किया? पे किया है। एसटीटी भी क्या किया? पे किया है। जनरली शेयर्स का, लिस्टेड शेयर्स पे एसटीटी पे होता है 0.1% के हिसाब से। कंप्यूट द, वैसे क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो अगर आप एसटीटी
को मेनली अगर बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट ये ध्यान रखना एसटीटी पे होना चाहिए। देखो, अगर लिस्टेड शेयर्स हैं तो परचेज के टाइम पे एसटीटी पे होना चाहिए, परचेजेस के टाइम पे। और फिर बेसिकली अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो कन्वर्जन के टाइम पे भी आपका, जैसे मान लो लिस्टेड शेयर्स कन्वर्ट हो रहे हैं आपके सिंपली आपका स्टॉक इन ट्रेड के अंदर, तो भी आपका एसटीटी पे होना चाहिए कन्वर्जन के टाइम पे। और सेल के टाइम पे भी आपका एसटीटी पे होना चाहिए। अगर हर जगह एसटीटी पे है तभी भाई आपको 112 ए मिलेगा, अदरवाइज 112 ए नहीं मिलेगा। फिर उस केस में आपको नॉर्मली 112 के अंदर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 112 में आपको 1 लाख की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, और इवन 1 लाख की एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगी, इवन आपके लिए टैक्स रेट भी जो रहेगा वो कितने परसेंट रहेगा, 20% रहेगा। तो ये ध्यान रख करके चलना है बहुत ध्यान से। फिर आपको कह रहा है कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गोविंद फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 की टोटल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा रियली क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने हमें भेजा है, ठीक है ना, उस को थैंक यू बोलिएगा आप सब लोग। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस इससे हो जाएगी अच्छी खासी शेयर्स वाले टॉपिक की। तो मैं सीधा आ जाता हूं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूं पहले कन्वर्जन की। तो भाई कन्वर्जन के टाइम पे जब कन्वर्जन हुआ है, ठीक है, आपका सिंपली कैपिटल असेट से स्टॉक इन ट्रेड के अंदर कन्वर्जन हुआ है, किससे, कैपिटल असेट से स्टॉक इन ट्रेड के अंदर। तो पहली बात तो ये है कि कहीं भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है एसटीटी पे किया है, कहीं भी क्वेश्चन में क्या नहीं है, गिवन नहीं है कि एसटीटी पे किया है। और अगर कहीं भी गिवन नहीं है कि एसटीटी पे किया है कन्वर्जन के टाइम पे, तो हम ये मान लेंगे कि भाई कोई एसटीटी नहीं दिया गया है। और कोई एसटीटी नहीं दिया गया है तो सीधी सी बात है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, अगर आपका कन्वर्जन के वक्त एसटीटी नहीं दिया गया तो सीधी सी बात है कि भाई शेयर्स के केस में देखो, आपका 112 ए जो था ना, उसके अंदर सिर्फ सीधी बात ये थी कि शेयर्स के केस में आपके लिए एसटीटी सेल परचेज कन्वर्जन हर टाइम पे होना चाहिए। बाकी आपका अगर सेल पे भी पे हो रहा है ना, बाकी केस में जैसे बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, उनको सेल करते वक्त भी अगर आपने एसटीटी पे किया तो भी काम चल सकता है। बट लेकिन इक्विटी शेयर्स है तो भाई फिर हर टाइम पे कन्वर्जन हो, सेल हो या फिर बेसिकली आपका परचेज हो, हर टाइम पे आपको एसटीटी पे करना है। अब यहां दिया नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि एसटीटी पे नहीं हुआ, और एसटीटी पे नहीं हुआ तो नॉर्मल 112 के हिसाब से टैक्सेबिलिटी आएगी। अब 112 के हिसाब से आप टैक्सेबिलिटी करोगे तो क्या होगा, रेट लगेगी 20%, और मेनली आपके लिए जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर सकते हो। लेकिन भाई क्योंकि 112 ए नहीं लग रहा, 112 लग रहा है, तो ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप इंडेक्स कर सकते हो। देखो, अगर 112 ए लगता तो फिर वो तो आपके लिए ये वाला सेक्शन लग जाता, 112 ए लगता तो फिर उस केस में आप उसको इंडेक्सेशन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते इंडेक्सेशन, क्योंकि फिर उस केस में तो हमें मार्केट वैल्यू चेक करनी पड़ती, 31/1/2018 की, 31/1/2018 की मार्केट वैल्यू चेक करनी पड़ती है। और उनके मेनली जो सेल कंसिडरेशन है और जो मार्केट वैल्यू है उनके लोअर में से आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हाइयर से उसको कंपेयर करवाते, ठीक है, जो आपने मेनली अपने रिवीजन क्लास में देखा भी होगा, जो प्रोविजन कहता है। तो आप यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दिमाग से इसको करने की कोशिश करिए। जब ये सेक्शन आया था 2020 के अंदर, तो भाई उस टाइम पे ये वाला प्रोविजन आपके लिए नहीं था, लेकिन भाई आपके लिए आज ये वाला प्रोविजन है। तो हम पुराने प्रोविजन से नहीं करेंगे, 2020 में ये जब सेक्शन आया था तब था ही नहीं प्रोविजन, तो ये इसको नॉर्मल करते थे क्वेश्चन को। लेकिन अब तो ये सेक्शन आ गया है, तो अब एक बात समझना, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि एसटीटी पे किया है, तो अब एसटीटी पे नहीं किया तो आपका 112 ए नहीं लग सकता, और 112 ए नहीं लग सकता तो फिर 112 के हिसाब से टैक्स दोगे 20% के हिसाब से, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगी। और कौन सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी माइनस होगी। इतनी बात होपफुली आपको समझ आ जानी चाहिए। अब उसने जो है 1000 शेयर्स पहले कन्वर्ट किए हैं, और 1000 शेयर्स जो कन्वर्ट किए हैं फिर उसको बेचा है आपका, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2400 रुपए में बेचा है, पूरे के पूरे 1800 को आप शेयर्स को उसने 2400 में बेचा है। बट हमारे लिए बात यह है कि भाई कन्वर्जन तो 22-23 में ही हो गया था, कन्वर्जन तो कब हो गया था, ठीक है ना, कन्वर्जन कन्वर्जन टेक प्लेस इन 22-23, ठीक है, बट स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड, बट स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड इन 23-24। स्टॉक इन ट्रेड कब सेल हुआ है भाई, स्टॉक इन ट्रेड कब बिका है, बेसिकली 23-24 के अंदर बिका है। तो ऐसे केस में टैक्स कब लगेगा, टैक्स ऑन कन्वर्जन, टैक्स ऑन कन्वर्जन
चार्जेबल इन 23-24, ठीक है ना, 23-24 में लगेगा। हाँ, कैलकुलेट 22-23 के अंदर ही होगा, लेकिन लगेगा कब बेसिकली आपके लिए 23-24 में लगेगा। ध्यान रखना, लगेगा कब 23-24 में। सबसे पहले, ठीक है, एफएमवी ऑन कन्वर्जन, कन्वर्जन के अंदर एफएमवी, तो एफएमवी ऑन कन्वर्जन बेसिकली आपकी 2200 है एक शेयर की, ठीक है ना, 2200। आप हाईएस्ट हाइयर वाली क्या करोगे, कंसिडर करके चलोगे, ठीक है। तो आपके लिए एफएमवी आपने कंसिडर करी यहां से 2200 रुपए। अब टोटल मेनली आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालोगे, 2200 शेयर्स हैं भाई, और 1000 रुपए, ध्यान से, सॉरी 1000 शेयर्स कन्वर्ट हुए हैं, तो आपका 2200 इंटू 1000, दैट इज 22 लाख। आप चाहें तो अलग अलग इसको अलग अलग कर सकते हो, बोनस शेयर्स अलग ले सकते हो, और जो आपके नॉर्मल शेयर्स है अलग ले सकते हो। मैंने इसलिए अलग नहीं लिया क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है, उसकी जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालोगे तो आप 1/4/2001 की एफएमवी लेने वाले हो, और 1/4/2001 की एफएमवी कितनी है बेसिकली, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो 1/4/2001 की एफएमवी दे रखी है मेरे को 900 रुपए। 1/4/2001 की एफएमवी कितने रुपए दे रखी है आपको, 900 रुपए दे रखी है। तो मैं क्या करूंगा, 1000 शेयर्स है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 900, 1000 मल्टीप्लाई बाय 900 मल्टीप्लाइड, बेसिकली आपका वो देख लेते हैं कि क्या CII है। हम यहीं से एग्जांपल से ही देख लेते हैं, उठा लेते हैं। CII जो है 331, बेसिकली आपका 23-24 का 348 है मेनली आपका, 22-23 का 331 है, 22-23 तक ही इंडेक्स होगा। क्यों होगा 22-23 तक, क्योंकि सेल का सॉरी कन्वर्ट कब हो रहा है, 22-23 में हो रहा है, और 23-24 का है बेसिकली आपके लिए 348। तो आप जो है वो 22-23 ही उठाओगे यहाँ पे, और 22-23 उठा करके ये हो जाएगा आपका 331 डिवाइडेड बाय 100। तो ये लीजिए, तो ये आएगा बेसिकली आपके लिए 1000 इंटू 900, ठीक है, इंटू 331 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 29,79,000, ठीक है। ये आप इसमें से माइनस करोगे तो लॉस आ रहा है यहाँ पे 779 का लॉस आ गया, कितने का बेसिकली आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। आपका 112 का ये लॉस आपके लिए आ गया। ये तो बात होती है भाई उन शेयर्स की जो कन्वर्ट हो गए थे, जिनका कन्वर्जन हो गया था, लेकिन बाकी शेयर्स की बात करो तो भाई बाकी सारे बेचे 1800 के 2400 पर शेयर्स में, और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, और एसटीटी पे भी किया है, बेचते वक्त एसटीटी पे भी किया है। तो अब हमारे लिए क्या है बेसिकली, आपके लिए जो बोनस शेयर्स थे तो इनको परचेज तो किया नहीं गया था। अब बोनस शेयर्स के केस में तो हम सिर्फ पेमेंट के टाइम पे देखेंगे, तो क्योंकि परचेज, अगर शेयर्स को परचेज किया गया होता तो भाई ऑब्वियस सी बात है, शेयर्स को परचेज करते वक्त जो है वो एसटीटी पे होना चाहिए, और सेल करते वक्त भी होना चाहिए। लेकिन बोनस शेयर्स के केस में परचेज तो होता ही नहीं, वो तो हमें मिले थे, तो उसके केस में परचेज करने के केस में आप नहीं देखोगे। लेकिन सेल करते वक्त क्या एसटीटी पे हुआ है, जी हाँ, सेल करते वक्त एसटीटी पे हुआ है। अब सेल करते वक्त अगर एसटीटी पे हुआ है तो सीधी सी बात है भाई, यहां पे आप कैलकुलेट करोगे आपकी इनकम। अब यहां पे कैपिटल गेन इनकम कैलकुलेट करोगे 112 के हिसाब से, ठीक है। आपके लिए सेल ऑफ रिमेनिंग bonus shares, remaining bonus shares, that is 800 शेयर्स, और इनको बेचते वक्त आपने एसटीटी भी पे किया है, तो टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 अब 112 में टैक्सेबल होगा भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से। सबसे पहले COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या लेते हो भाई, आपके लिए पहले तो एफएमवी या फिर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिंपली आपका एफएमवी 2001 की, एफएमवी ऑन 1/4/2001, बोनस शेयर्स है तो 1/4/2001 की एफएमवी या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो निल है, तो ऐसे कि इसमें एफएमवी है 900 रुपए, एक शेयर की मैं ले रहा हूं, फिर 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इनके हाइयर उठाएंगे, ठीक है ना, यहां से हाइयर उठाएंगे, हाइयर, और इनका लोअर, लोअर किसका बेसिकली आपका 2 का, पहला एफएमवी एज ऑन 31/1/2018, दैट इज 31/1/2018 एफएमवी इज 2000, डन है जी। और सेकेंडरी बेसिकली आपकी सेल प्राइस, सेल कंसिडरेशन,
सेल कंसिडरेशन, और सेल कंसिडरेशन कितनी दे रखी है बेसिकली 2400, तो इन दोनों का लोअर, तो 2000 आ गया यहाँ से लोअर, और 2000 जो आ गया लोअर, इस 2000 को आप कंपेयर करोगे, सिंपली आपका 2000 है, ये 2000, ये लीजिए 2000, 2000 को आप कंपेयर करवाओगे एफ एम बी ऑन 1/4/2001 से, और एफ एम बी कितनी है 900 रुपए, तो ये 2000 ज्यादा है, तो 2000 को हम कंसिडर करेंगे। तो ये लीजिए सेल कंसिडरेशन आप बोल सकते हो, या फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोल सकते हो, वो हो गई है भाई 2400 इंटू कितने शेयर्स हैं 800 शेयर्स, ये लीजिए 2400 इंटू 800, तो 2400 इंटू 800 दैट इज 19,20,000, ये लीजिए, और इसमें से माइनस करवा दीजिए, बेसिक सी बात है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसमें इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं क्योंकि 112 ए के हिसाब से आप टैक्स दे रहे हो, 2000 इंटू 800 शेयर्स दैट इज 16 लाख हो जाएगा शायद, ये है ना, करके देख लो, 2000 इंटू 800 दैट इज 16 लाख, तो ये 16 लाख रुपए यहाँ से क्या करवा दोगे आप, माइनस करवा दोगे, डन है। तो ये आ गया 3,20,000, ये लीजिए, ये कितना आ गया आपके लिए यहाँ पे 3,20,000 आ गया, डन है। होपफुली इतनी बात शायद आपको समझ आती है। अब ये 3,20,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो एडजस्ट करवा दोगे, ठीक है, 3,20,779 से एडजस्ट करवा देंगे आप, तो 459 बच जाएगा, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो कितना कैरी फॉरवर्ड होगा भाई, 779 था, उसमें से 3,20 एडजस्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म से ही एडजस्ट होता है, शॉर्ट टर्म से नहीं हो सकता, तो 459 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और इसके बाद बिजनेस इनकम निकाल लेते हैं। बिजनेस इनकम क्यों, क्योंकि भाई 1,000 आपने कन्वर्ट किए थे, और उस कन्वर्ट करके उसको बेचा भी आपने, तो उसकी बिजनेस इनकम आ जाएगी, जो सेल किए आपने, सेल कंसिडरेशन हो गई, सेल कंसिडरेशन हो गई आपके लिए, 1,000 कन्वर्ट किए थे, बेचा है 2400 रुपए में, तो ये हो गया 24 लाख रुपए, और इस 24 लाख में से आप माइनस करवा दोगे, सिंपल है, आपकी एफ एम बी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, तो एफ एम बी थी 2200, तो 1,000 शेयर्स पे 2200 रुपए, ये आप माइनस करवा दोगे, 2200 रुपए मेनली आप माइनस करवा दोगे, 22 लाख। एसटीटी का रेट दिया नहीं है, अगर दिया होता तो माइनस कर देते, बट क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो उसमें माइनस कर रखा है, बट एसटीटी आपको क्वेश्चन में दिया होना रेट तो ही माइनस करना, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो बिजनेस इनकम 2 लाख आ जाएगी, बस ध्यान रखना यहाँ से अगर एसटीटी दिया होता तो एसटीटी माइनस करते, एसटीटी कैपिटल गेन में माइनस नहीं करते, लेकिन पीजीबीपी के अंदर हम एसटीटी मेनली आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को माइनस करके चलेंगे। तो ये आंसर हो जाता है कि बिजनेस इनकम कितनी होगी और कैपिटल गेन की कितनी होगी। होपफुली आपको शायद ये समझ आता है कि मैंने जो डिस्कस किया, आपके लिए 5 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो आपके लिए कैलकुलेशंस आपको करके चलनी थी, इतना ध्यान में रखना। और ये आपको यहाँ पे दे भी रखा है, आप देख सकते हो, बिजनेस इनकम वगैरह हमारे लिए ये एसटीटी माइनस कर रखा है, वैसे 2 लाख आएगा आपका एसटीटी माइनस 0.1% से, आप जो भी सेल कंसिडरेशन होता है उसका 0.1% ले सकते हो, बट ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास में यहाँ पे है नहीं, तो मैंने माइनस नहीं किया है। और LTCL हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया हमारे लिए 459 का, ये आपको पता है, और नेट इनकम आपके लिए 197, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो उसके अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं हो सकता। फिर कह रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल loss will be carry forward to next year as it can be set up only for the long term capital gain income, long term capital gain income के अगेंस्ट में सेटअप हो जाएगा। होपफुली इतनी बात आपको यहाँ से समझ आती है। नाउ जुलाई 2021 के अंदर बेसिकली आपके पास में ये जो क्वेश्चन आया है इसको बहुत ध्यान से मेरे साथ में देखेंगे। एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी, तो टैक्स की बहुत कैलकुलेशन आपको नहीं करनी, सिर्फ टैक्सेबिलिटी बतानी है, कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा सिर्फ इतना बताना है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स नहीं करना। एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन इन द फॉलोइंग सिनेरियोज फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। डिटरमाइन द टैक्सेबल अमाउंट एंड द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल, टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है, और जो रेट ऑफ टैक्स है वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि कौन से रेट से वो टैक्स लगेगा, मतलब 112 में लगेगा या 112A में लगेगा, ये पूछ रहा है। 28 फरवरी 2024 को 10,000 शेयर्स है XY लिमिटेड के, लिस्टेड कंपनी है, आर सोल्ड बाय मिस्टर बी, मिस्टर बी ने बेचे 10,000 शेयर्स बेचे हैं 550 पर शेयर के हिसाब से, तो ये हो गया 10,000 इंटू 550, ठीक है, 55 लाख रुपए के अंदर बेचे हैं। अभी ये हिसाब से इतना पता चल रहा है। एसटीटी वाज पेड एट द टाइम ऑफ
एट द टाइम ऑफ, सॉरी ये क्वेश्चन अधूरा है, ओ ना, ये ऊपर ऊपर वाला क्वेश्चन यहीं पे आगे दे रखा है, इसी क्वेश्चन का जो पार्ट है ये आगे दे रखा है, यहां से देख लेना, जो मिस्टर राजन वाला है ना, यहीं से, ये ऊपर वाले ही क्वेश्चन का जैसा जो ऊपर वाला है ना वैसा ही क्वेश्चन है। तो सोल्ड किए हैं 10,000 शेयर्स, लेकिन बस 5 अप्रैल 2023 को बेचे हैं, और जो मेनली आपका यहाँ पे अमाउंट है वो 650 रुपए पर शेयर है। सेल प्राइस कितनी है? 650। तो 10,000 शेयर बेचे 650 के अंदर, 65 लाख रुपए के अंदर बेचे हैं। एज ए लिस्टेड कंपनी, ए लिस्टेड कंपनी है। दी शेयर्स वर एक्वायर्ड बाय मिस्टर रंजन 5 अप्रैल 2018 को खरीदे। कब खरीदे हैं? 5 अप्रैल 2018 को। 100 रुपए में खरीदे हैं पर शेयर। STT was paid both at the time of acquisition, खरीदते वक्त भी STT पे किया, as well as at the time of transfer of such shares, which was effected through a recognized stock exchange। ट्रांसफर भी recognized stock exchange से हुआ है, तो STT परचेज और सेल दोनों के टाइम पे किया। तो भाई यहाँ सीधा सीधा 112A लग जाएगा, सीधा सीधा 112A लग जाएगा आपका, बहुत ईजी है। ऑन 31/1/2018, फिर 31/1/2018 को शेयर्स वर ट्रेडेड एट ए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, मतलब उनके मेनली FMV भी बता रखी है 31/1/2018 की। हाईएस्ट प्राइस 300 है, एवरेज प्राइस 290 है, और ये इनसे कोई लेना देना नहीं है, हाईएस्ट प्राइस देखते हैं 300 रुपए हो गया। तो अब भाई एक तो आपके पास में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो देखो क्या करते हैं, अगर हम 31/1/2018 के बाद से कोई भी शेयर बेच रहे हैं, तो उसके बाद बेसिकली अगर आपको 112A के अंडर टैक्स देना है, तो आप किस तरीके से जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालोगे, वो तरीका बताया। आपके लिए ये बोला कि भाई जो 31/1/2018 है उसकी FMV पहले कंसिडर कर लो, तो FMV हमने कंसिडर करी, और FMV आ रही है भाई यहाँ पे 300 रुपए। फिर आपकी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप देख लीजिए, तो मैं यहां पे आपको सिंपली बताता हूं। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि आपके लिए 100 रुपए है एक शेयर की। फिर आता है भाई आपके लिए इनमें से हाइयर लेना है, तो हाइयर लेना है, तो एक तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड वाले में लोअर ऑफ, किसका लोअर लेना है? लोअर ऑफ किस किस का लोअर लेंगे आप? बेसिकली पहला है आपके लिए जो आपने परचेज किया है, तो अगर आप परचेज प्राइस देखोगे, सॉरी जो FMV देखोगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हमने देख ली, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 है। FMV एज ऑन 31/1/2018, तो FMV कितनी है 31/1/2018 की? 300 रुपए। और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन हमारे लिए कितनी है भाई? एक्चुअल सेल कंसिडरेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे लिए 650। तो इन दोनों का लोअर, तो इन दोनों का लोअर हो गया 300 रुपए। इस 300 को आप कंपेयर करवाओगे 100 से, 300 और 100 को आपस में क्या करवाओगे? कंपेयर। हाइयर, हाइयर कितना आ गया बेसिकली आपका? 300। तो ये आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। तो आप एक काम करोगे, 650 में से माइनस कर दोगे 300 रुपए, और कोई खर्चा वर्चा दिया नहीं है जो हमने पे किया होगा, STT की डिडक्शन मिलती नहीं है। 350 इंटू 10,000 शेयर 35 लाख रुपए का, और मेनली आपको 35 लाख रुपए का यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स आपको देना हो, मैं सॉरी कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाएगा 112A के हिसाब से, ₹35 लाख कैपिटल गेन, ठीक है ना? लॉन्ग टर्म है ना, हाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तभी 112A लगेगा, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म में तो लगता भी नहीं। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट में। सोल्ड 1000 ऑफ द बी म्यूचुअल फंड ऑन 20 अप्रैल 2023, वही म्यूचुअल फंड बेचे हैं कोई बी के, 50 रुपए पर यूनिट है। बी म्यूचुअल फंड इज एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ठीक है? तो 112 ये लगेगा नहीं लगेगा वो देख लेते हैं। दीज यूनिट्स वर एक्वायर्ड मिस्टर रंजन ऑन 15 अप्रैल 2022, एक साल की लिमिट हो रही है क्या? 15 अप्रैल और 20 अप्रैल, हाँ जी। 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है, 12 महीने से कम होता तो क्या होता? शॉर्ट टर्म है। तो लॉन्ग टर्म हो गया, ये 10 रुपए में खरीदा था, लेकिन STT वाज पेड ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच यूनिट। STT हमने जो है वो बेसिकली आपका पे किया है सिर्फ ट्रांसफर के टाइम पे, ऑन 31/1/2018, ठीक है? ट्रांसफर के टाइम पे किया, लेकिन ध्यान रखना ये म्यूचुअल फंड है, और शेयर्स में तो आपको परचेज सेल दोनों के टाइम पे या कन्वर्जन के टाइम पे सब पे करना पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर के टाइम पे भी किया तो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है? अगर ट्रांसफर के टाइम पे भी किया तो आपका 112 ये मिल जाएगा। द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द यूनिट ऑफ बी फंड वाज 55 रुपए पर यूनिट, और 55 रुपए पर यूनिट थी FMV उसकी। तो भाई आओ कंसीडर कैसे करवाएंगे, बहुत ध्यान से आप किस तरीके से जो है वो 112A के अंडर में कंसिडरेशन लेते हो। तो 112A के अंदर हम क्या देखते हैं? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखते हैं। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? वो है 10 रुपए।
ठीक है, इनका हाइयर लेना होगा। तो वही तरीका है 112 ए के अंदर, इनका हाइयर लेना होगा आपको। हाइयर एक तो इसका, और दूसरा लोअर ऑफ किसका, लोअर भाई, लोअर ऑफ किसका लोअर, पहला एफएमबी। एफएमबी कितनी है भाई, एफएमबी 31/1/2018 की एफएमबी, 31/1/2018 की एफएमबी है 55 रुपए। और दूसरा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन हमारे लिए है 50 रुपए। तो भाई इन दोनों का लोअर, ये तो 50 रुपए आ गया, तो इट मींस कोई प्रॉफिट गेन होगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो सेल कंसिडरेशन है वही क्या बन जाएगा, 50 और 10 का हाइयर। 50 और 10 का हाइयर कितना हो गया बेसिकली आपके लिए, 50 रुपए हो गया। और सेल कंसिडरेशन भी 50 रुपए, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी 50 रुपए, तो फिर कोई कैपिटल गेन यहाँ पे आएगा ही नहीं। समझ पा रहे हो, ये कोई कैपिटल गेन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई देखो इन दोनों में से लोअर 31/1/2018 55 सेल कंसिडरेशन 50 रुपए, ये लिखा है 50 रुपए में बेचा है। तो सीधा सीधा हिसाब हो गया यहाँ पे कि भाई आपका लोअर हो गया इनमें से, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 रुपए थी तो हाइयर लिया। तो हाइयर यहाँ पे जो 50 रुपए आ गया, माइनस करोगे तो आपके लिए आ जाएगा नॉर्मल। लास्ट वाला पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट, फिर इनके आंसर्स देखते हैं क्या है। तो भाई पहले के अंदर आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था फर्स्ट में 35 लाख, और दूसरे में भाई आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही आना चाहिए था, लेकिन जीरो आ रहा है क्योंकि 50 माइनस 50 हो गया। अब 100 शेयर्स हैं सी लिमिटेड के, 25/4/2023 को खरीदे हैं, 200 रुपए पर शेयर में बेचे हैं, सॉरी सेल किए हैं। सी लिमिटेड इज अनलिस्टेड, तो भाई अनलिस्टेड है, 112 ए नहीं मिलेगा, 112 ए नहीं मिलेगा, 112 मिल जाएगा, 112 मिल जाएगा अगर लॉन्ग टर्म हुए तो। These shares were issued by the company on a bonus shares, ठीक है, एज बोनस शेयर्स, और ये बोनस शेयर के तौर पे मिले थे 1998 में। तो कोई नहीं, एफएमबी ले लेंगे 1/4/2001 की। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1/4/2001 इज 50 रुपीज, 50 रुपीज है। तो आइए जी हम क्या करेंगे, 100 शेयर्स बेचे हैं और एक शेयर 200 रुपए का बेचा है, तो ये हो गया 20,000 रुपए। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देते हैं, लेकिन क्योंकि ये अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेंगे, अनलिस्टेड शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने के लिए भाई आपके लिए 100 × 50 मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि 348 23-24 में बेच रहे हो ना, देख सकते हो अप्रैल में बेच रहे हो, 23-24 ही हो गया ये। 100 × 50 इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 17,400, ठीक है। 17,400 माइनस कर दो, 2,600 रुपए आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। LTCG अंडर 112, ये 112 में हो गया, ऊपर वाले दोनों 112 ए में हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्जेबल टू टैक्स, बताओ कितना अमाउंट चार्जेबल होगा टैक्स में अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, एंड आल्सो कैलकुलेट टैक्स ऑन सच गेन्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अज्यूमिंग दैट द अदर इनकम ऑफ मिस्टर रंजन एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मतलब अदर इनकम जो है वो मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा है जो नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, मतलब बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है। इग्नोर सरचार्ज एंड सेस, आपको सरचार्ज और सेस को क्या करना है, इग्नोर करना है। देखो ये तीनों पॉइंट आपके लिए जो यहाँ पे दे रखे थे, इस तीनों पॉइंट में सबसे पहले हमारे लिए आंसर लिखते वक्त हमारे पास में पॉइंट ये लिखोगे आप कि 112 ए के अंडर अगर मान लो कोई एसेट आता है तो फिर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाली जाती है, तो उसका पूरा प्रोविजन लिखेंगे, देन फिर आगे ये कैलकुलेशंस वगैरह आप शो करेंगे। तो 35 लाख 112 ए में हो गया, और 112 में हो गया भाई 2,600 रुपए, और दूसरे वाले पॉइंट में कुछ है नहीं। तो इस 35 लाख में से हमें सीधी सी बात है भाई, 1 लाख की तो 112 है, तो 1 लाख की तो एग्जेम्पशन मिल गई, बचे हुए 34 लाख पे 10%, तो 3,40,000 आ जाएगा। और ये 2,600 रुपए पे 20% का आपका टैक्स लग जाएगा, क्योंकि 112 में तो 520 रुपए लग जाएगा। तो ये आपके लिए टैक्स हो गया। तो आइए जी इसको देख लेते हैं एक बार, और फिर एक पॉइंट और है सी का, वो भी हम कंसिडर करते हैं। तो ये देखिए, पहले तो नॉर्मली आपको पूरा सेक्शन एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट वाले में 65 लाख में से 30 लाख माइनस कर दिया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया हमारा कितना रुपए, 35 लाख रुपए। इतना तो समझ आता है ना, ठीक है। वो कैलकुलेशन आपको करके दिखा रखी है नीचे की, किसका हाइयर किसका लोअर लिया है, तो वो कैलकुलेशन आई थिंक आपको समझ आती है। आगे आइएगा, फिर यहाँ पे आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जीरो हो गया था, क्योंकि वो 50,000 ही आ गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ गई थी, नेट सेल कंसिडरेशन 50 थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी 50 ही आ गई थी। और लास्ट वाले के अंदर आ जाते हैं, लास्ट वाले के अंदर 2,600 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, लेकिन ये कौन से सेक्शन में हो रहा है, ये लिख के नहीं दिया गया, इन्होंने नालायक है क्या, ये लिख के नहीं दिया यहाँ पे, बट 112 में हो रहा होगा। तो कैपिटल गेन कैसे निकालोगे भाई, वही 35 लाख माइनस 1 लाख, 34 लाख पे 10%, 340, और 2,600 पे 20%, 520, ये हो गया इतना। सेस और सरचार्ज को इग्नोर करने के लिए बोला हुआ था क्वेश्चन के अंदर। तो होपफुली आई थिंक डन है जी, समझ आना चाहिए, मेरे ख्याल से समझ आना चाहिए, मुश्किल नहीं है। ये वाला पार्ट इजी था, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना फिर भी।
एक लास्ट सी पॉइंट यहाँ पे, एमएलएक्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड शेयर्स के, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस थे जो कवर किए। अगर इनको आप प्रॉपर्ली कर लोगे, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लोगे, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ लेकिन भाई प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जब तक लिख करके प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं। was incorporated during previous year 18-19 having a paid up capital of 10 लाख। पेड अप कैपिटल कितनी है बेसिकली आपकी 10 लाख रुपए है। तो बहुत ध्यान से देखना, एक एमएलएक्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है प्रीवियस ईयर 18-19 के दौरान, जिसकी पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए। अब कह रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स कैपिटल, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए द कंपनी फर्दर इशू, कंपनी इशू करती है 1 लाख शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100, फेस वैल्यू 100 है, 100 रुपए में इशू कर रही होंगी, आई थिंक 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर एट पार, पार पे इशू किया, लिख दिया यहाँ पे पार पे इशू किया 1 अगस्त 2022, 1 अगस्त 2022 को इशू कर रहे हैं। और द एफएमवी ऑफ सच शेयर एज ऑन 1 अगस्त 2022 इज 85, और एफएमवी कम है। तो भाई आपको अदर सोर्सेज का ये क्वेश्चन हो सकता है मेरे ख्याल से, बाकी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या पूछा है। डिटरमाइन द टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन इन हैंड्स ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग इट इज द ओनली ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो टैक्स इंप्लीकेशन क्या आएगा, अदर सोर्सेज में ये पॉइंट था कि अगर कंपनी कोई शेयर, ध्यान से सुनना, अगर कंपनी कोई शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू करती है, कोई शेयर प्रीमियम पे इशू करती है और वो एफएमवी से कम है, अगर एक शेयर है मान लो कंपनी का 10 रुपए का पार वैल्यू है, कंपनी उस शेयर को 12 में इशू कर रही है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 20 रुपए है। भाई प्रीमियम पे इशू कर रही है कंपनी 12 पे और फेयर मार्केट वैल्यू 20 रुपए है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है ना 8 रुपए का, 8 रुपए कम में बेसिकली आपका कंपनी वो शेयर क्या कर रही है, बेसिकली यहाँ पे आपका इशू कर रही है, तो यहाँ पे वो सामने वाले के लिए इनकम बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कंपनी जो है वो ज्यादा में इशू करती है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर कंपनी ज्यादा में इशू करती है, देखो गिफ्ट बन गया, अगर कम में इशू करती है तो गिफ्ट बन गया सामने वाले के लिए, लेकिन अगर कंपनी ज्यादा में इशू करती है, जैसे एफएमवी है 20 रुपए और फेयर मार्केट वैल्यू 20 रुपए है एक शेयर की, और कंपनी जो शेयर इशू करती है इशू प्राइस है, और ये इशू प्राइस बेसिकली ध्यान रखना आपका प्रीमियम पे है, इशू प्राइस प्रीमियम पे है, और कंपनी ने 25 रुपए में शेयर इशू किया। अरे भाई एक एफएमवी जिसका शेयर की एफएमवी 20 रुपए है, तो कंपनी से कोई वो शेयर 25 में क्यों खरीदेगा, क्वेश्चन मार्क ही आता है हमारे लिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो भाई कंपनी ने ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा लिए है ना, इस 5 रुपए को अदर सोर्सेज में 5627 के अंदर कंपनीज के हैंड में क्या करवाया जाता है, टैक्सेबल करवाया जाता है। लेकिन ये होता कब है, जब शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा है। लेकिन यहां अगर आप देखोगे तो भाई शेयर पार पे इशू हुआ है, अब फेयर मार्केट वैल्यू कम है लेकिन शेयर पार पे इशू हुआ है, तो आपका वो सेक्शन लगेगा नहीं 5627, तब लगता जब ये शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू हो जाता चाहे, तो फिर आपके लिए लग जाता, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू 85 है और वो प्रीमियम पे इशू हो रहा है। और भाई फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में अगर शेयर इशू हो रहा है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में अगर शेयर इशू हो रहा है और जो डिफरेंस अमाउंट है इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ कंपनी। और अगर उल्टा है, फेयर मार्केट वैल्यू से कम में हो रहा है, तो फिर भाई जो शेयर होल्डर है वो उसको कम में मिल रहा है ये शेयर और कम में मिल रहा है, तो ऐसे केस में शेयर होल्डर के केस में वो गिफ्ट के सेक्शन में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैंने दोनों तरफ से बताया, अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में हो रहा है और प्रीमियम पे हो रहा है, देखो पार पे हो रहा होगा तो फिर ये सेक्शन नहीं लगेगा, जैसा इस क्वेश्चन में पार पे हो रहा है तो फिर वो सेक्शन नहीं लगेगा आपके लिए, प्रीमियम पे होना चाहिए। और प्रीमियम पे हो रहा है तो भाई आपका देखा जाएगा क्या फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है क्या वो अमाउंट, इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है क्या, और अगर ज्यादा है तो जो डिफरेंस है वो इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर क्या हो जाएगा आपके लिए, सॉरी इन हैंड्स ऑफ कंपनी टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम में हो रहा है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो गिफ्ट के लिए 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, 56 to 10 की लिमिट तब लगेगी जब 50,000 से ज्यादा हो, तो वो गिफ्ट के तौर पे किसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा, शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आती है। अब यहाँ पे यही टैक्स इंप्लीकेशन है कि भाई वो प्रीमियम पे होता तो टैक्सेबल हो जाता, अदरवाइज अब वो टैक्सेबल होगा नहीं। विल योर आंसर चेंज इफ द शेयर्स वर इशूड 105, बिल्कुल चेंज होगा भाई आंसर, 105 पे वो इशू हो रहा है, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि कितने रुपए प्रीमियम, 5 रुपए का प्रीमियम आ गया यहाँ पे, 85 की एफएमवी है और 105 में इशू हो रहा है, तो 20 रुपए ज्यादा पे हो रहा है इंटू 1 लाख, तो भाई 20 लाख जो है वो कंपनी के हैंड में क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट के अंदर 20 लाख कैसे निकाला, 105 और 85 रुपए का डिफरेंस, 20 रुपए आया, 20 रुपए का हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 1 लाख से। लास्ट में व्हाट विल योर आंसर इफ द शेयर्स वर इशूड एट 105, अगर शेयर 105 में इशू होता है और एफएमवी ऑफ द शेयर्स इज 120, तो भाई कंपनी के हैंड्स में तो टैक्सेबल नहीं है, और बेसिकली आपसे सिर्फ कंपनी के हैंड्स की टैक्सेबिलिटी पूछी है, तो कंपनी के हैंड में तो वो टैक्सेबल नहीं है, बट शेयर होल्डर
जिनको वो शेयर्स मिल रहे हैं। तो अब भाई यहाँ बताया भी नहीं है कि शेयर होल्डर कौन है और किसको वो शेयर मिल रहे हैं। तो शेयर होल्डर के केस में वो गिफ्ट के सेक्शन में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि भाई जिसकी 120 रुपए की प्राइस है अगर वो 105 में मिल रहा है तो कुछ ना कुछ फायदा तो आपके लिए है। तो आइए जी, होपफुली इतनी बात आपको समझ आता है। हाँ डन है, पक्का। आइए जी पढ़ के देखो इसके अंदर। पहले पॉइंट में कह रहा है the provision of section 56(2)(7)(b) are attracted in case where the shares are issued at premium, जैसा मैंने बोला था। और यहाँ पे the excess of the issue price of the shares over the FMV would be taxable in the under section, तो फिर वो excess price taxable हो जाती है। in the given case since shares are issued at par hence it is not taxable, तो taxable नहीं होगा। दूसरे केस में आप देख सकते हो टैक्सेबल हो जाएगा, कितने रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे, 20 इंटू 1 लाख 20 लाख टैक्सेबल हो जाएंगे। फिर लास्ट में आपको कह रहा है कि भाई अगले वाले केस में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई उस केस में एफएमवी जो है वो ज्यादा है और जो इशू प्राइस है वो कम है। द शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम बट द इशू प्राइस डज नॉट एक्सीड द एफएमवी ऑफ द शेयर्स हेंस नॉट टैक्सेबल। होपफुली समझ आते हैं। तीनों क्वेश्चन दोबारा से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क रखना इनको, और तीनों क्वेश्चन दोबारा से कर लेना। उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे इतना। मैंने कोशिश करी अपनी साइड से, आप लोग कोशिश करिए और इनको खत्म करिए और बाकी के क्वेश्चंस भी खत्म करिए तो अच्छा लगेगा। चलिए जी, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।